आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। दक्षिण अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताएं और भारत की सनातन संस्कृति। मतलब भारत की जो प्राचीन वो निरंतर चली आ रही परंपराएं हैं, दर्शन हैं, उनके बीच एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा। हम ये देखेंगे कि ये अध्ययन क्यों मायने रखता है और कैसे यह हमें अब्राहमिक धर्मों के आने से पहले के दक्षिण अफ्रीका की शायद एक अलग तस्वीर दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये तुलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमें इतिहास को सिर्फ यूरोपियन नजरिए से, उस चश्मे से देखने की आदत से थोड़ा बाहर निकालती है। सही। इससे हम मानव विचार और आध्यात्मिकता में कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ कह सकते हैं सार्वभौमिक सोच, उसको ढूंढ सकते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में दिखती हैं। जैसे कि क्यों हजारों मील दूर बसी सभ्यताओं में कभी कभी मिलते जुलते प्रतीक या सृष्टि की कहानियां मिल जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो है। और ये समझना भी दिलचस्प है कि कैसे ये अध्ययन अलग-अलग क्षेत्रों को, जैसे पुरातत्व है, मानव विज्ञान, जेनेटिक्स भी, भाषा विज्ञान, इन सब की जानकारी को जोड़कर एक ज्यादा मुकम्मल नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और सनातन संस्कृति की हमारी अपनी समझ को गहरा करता है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग समाजों ने अस्तित्व के बड़े सवालों के, जीवन के रहस्यों के जवाब अपने अपने अनूठे तरीकों से तलाशें। तो चलिए पहले थोड़ा प्रागैतिहासिक दक्षिण अफ्रीका की जमीन और माहौल को समझें। वहाँ की जो भौगोलिक बनावट है, उसने वहाँ के प्राचीन समाजों को कैसे आकार दिया होगा? देखिए, दक्षिण अफ्रीका का भूगोल बहुत ही नाटकीय है। एक ऊंचा पठार है ना, जो ग्रेट एस्कार्पमेंट मतलब ऊंचे पहाड़ों की एक लंबी दीवार जैसी श्रृंखला, जैसे ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ हैं, उससे घिरा हुआ है। अच्छा। और फिर एक सीधी सपाट सी तटरेखा है। ये पूरा लैंडस्केप जो है वो गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और लाखों साल के भूवैज्ञानिक बदलावों का नतीजा है। और इस अनोखी बनावट ने ही तय किया कि प्राचीन मानव आबादी कहाँ बसेगी, कैसे बसेगी। तो इस नाटकीय परिदृश्य में सबसे पहले बसने वाले लोग कौन थे, उनकी कहानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका मानव उत्पत्ति की कहानी का एक बहुत अहम केंद्र है। यहाँ के जो खोइसान लोग हैं, जिनमें सैन और खोई समूह आते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, तो ये दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक मनुष्यों के सीधे वंशज माने जाते हैं। अच्छा। जी। सैन मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक थे, मतलब हंटर गैदरर्स, जो जमीन से बेहद गहरे जुड़े थे। फिर करीब 2000 साल पहले खोई चरवाहों के साथ पशुपालन की शुरुआत हुई। और फिर इस कहानी में बांटू भाषी लोगों का आगमन होता है, उनका क्या रोल था? हाँ, करीब तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास बांटू भाषी समुदाय दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वे अपने साथ खेती करने का ज्ञान और ज्यादा महत्वपूर्ण लोहे के इस्तेमाल की तकनीक लेकर आए। ओह, तो ये बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। और फिर ज़ूलू, शोसा, सुथुत्स्वाना जैसे कई समूह बने और वो अलग-अलग इलाकों में बस गए, कुछ तट के पास, कुछ अंदरूनी ऊंचे पठारी इलाकों में। यहाँ एक बात जो मुझे वाकई गौर करने लायक लग रही है, वो ये कि ये सिर्फ एक समूह का दूसरे को हटा देना या विस्थापन नहीं था। ऐसा लगता है कि बांटू और खोइसान लोगों के बीच काफी मेलजोल और विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही बात है। इसका सबसे ठोस सबूत भाषा में ही मिलता है। भाषा में? कैसे? कई बांटू भाषाएं जैसे शोसा और ज़ूलू, उनमें खोइसान भाषाओं की वो खास क्लिक ध्वनियां मिलती हैं। अच्छा, वो जो आवाजें होती हैं। हाँ हाँ, वही। ये सिर्फ शब्द उधार लेना नहीं है, ये गहरे सांस्कृतिक और यहाँ तक कि कुछ हद तक जैविक आदान प्रदान का भी संकेत है। सोचिए, भाषा का ऐसा संगम, जैसे दो अलग धाराएं मिलकर कुछ नया बना रही हूं। कमाल है। हाँ, और इसी आपसी मेलजोल, तकनीक और विचारों के लेन देन ने आगे चलकर लगभग 11वीं शताब्दी में मपुंगू बुए जैसे शुरुआती राज्यों और संगठित समाजों की नींव रखी। वाह! तो ये सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं था, बल्कि एक जटिल सांस्कृतिक मिश्रण तैयार हो रहा था। इस शुरुआती इतिहास को समझने के बाद अगर हम वापस अपनी तुलना पर आएं, तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेशवाद से पहले का इतिहास अविश्वसनीय रूप से गहरा है, जटिल है और जीवंत था। ये महज यूरोपीय आगमन की कहानी से कहीं ज्यादा पुराना और समृद्ध है। और ये इतिहास, जैसा हमने शुरू में कहा था, सनातन संस्कृति जैसी अन्य प्राचीन परंपराओं के साथ तुलना करने के लिए कई दिलचस्प संभावनाएं खोलता है।
है ना? बिल्कुल। ये जो शुरुआती जानकारी हमने देखी, ये हमें दिखाती है कि कैसे भूगोल, लोगों का आना-जाना, संस्कृतियों का मिलना, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र का ताना-बाना बुना। ये नज़रिया हमें मानव इतिहास की विविधता और उसकी जो सरलता है, उसकी सराहना करने में मदद करता है, जो अक्सर मानव इतिहास की किताबों में कहीं खोसी जाती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, नहीं? कि इतनी ज्यादा भौगोलिक दूरी और इतने अलग परिवेश के बावजूद क्या प्राचीन दक्षिण अफ्रीकी और प्राचीन भारतीय लोगों ने किन्हीं समान मौलिक मानवीय सवालों या ब्रह्मांडीय रहस्यों से जूझते हुए अपनी आध्यात्मिक समझ विकसित की होगी? क्या यही वजह है कि हमें उनकी अभिव्यक्तियों में, उनके दर्शन में कभी-कभी कुछ आश्चर्यजनक समानताएं मिल सकती हैं? ये वाकई एक गहरी गुत्थी है। हाँ, और ये वो गुत्थी है जिसे हम शायद आगे की बातचीत में थोड़ा और सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।